हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि लास्ट के दो वीडियोस में हमने क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए और कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, हो सकता है कि अभी तक आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स कुछ ट्रिकी लगता हो, बट आज के इस वीडियो के बाद ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम 10 डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वो भी उन कॉन्सेप्ट्स की मदद से जो कि हमने लास्ट के दो वीडियोस में डिस्कस किया था। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपके लिए ये सारे न्यूमेरिकल्स इतने इजी हो जाएंगे कि आपको अपनी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप न्यूमेरिकल्स देखोगे और डायरेक्टली उसका आंसर बता दोगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। Our first question is, the measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। ठीक है, find the value of each of the angles of the parallelogram। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A B C D। इसमें ये बोला जा रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हम लोग कंसिडर करते हैं अभी के लिए। ठीक है, जिसका कि रेशियो दिया गया हमें 3:2। एंगल ए बाय एंगल डी मान लेते हैं हम लोग 3:2। तो क्या हम लोग 3:2 को 3x/2x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पैरेललोग्राम से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझा था कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, इसमें सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। हमने एंगल ए कितना ले रखा है 3x, एंगल डी कितना ले रखा है 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा x कितना हो जाएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री x निकल गया तो हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 इक्वल टू 108 डिग्री। और एंगल डी कितना हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री, इट मीन्स 72 डिग्री। एंगल ए हमारे पास है, एंगल डी भी हमारे पास आ गया। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 डिग्री। देखा कितना इजी था ये, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि एंगल बी हमें दे रखा है 70 डिग्री और ये एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना होगा। हमने लास्ट क्लास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझा था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो इसके जो रिलेटिव पोजीशंस पे एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी, राइट। ये वाला एंगल, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया। तो एंगल ए कितना है हमारे पास 40 प्लस एक्स, एंगल बी कितना है 70। तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकल गया, राइट। अब वाई, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। तो एक्स 30 डिग्री है तो ये वाई भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। अब हमें मालूम करना है जेड। अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो अगर ये एंगल 110 डिग्री हो गया तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट हैं और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और हमसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई के वैल्यू। पैरेललोग्राम में हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट का मतलब है कि ये साइड और ये साइड हमेशा इक्वल होगा और ये साइड हमेशा इक्वल होगा। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाता है हमारे पास y प्लस 7 इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 16। x प्लस वाई कितना आया था अभी 13 आया था, तो 13 इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। तो हमारा x एंड y क्या हो जाएगा x 3 और y 13। ये हमारा आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग फिगर इज ए ट्राइपीजियम। ठीक है, ये एक ट्राइपीजियम हम लोगों ने देख लिया, ABCD। फाइंड एंगल C। ट्राइपीजियम का कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, बट इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझेंगे। में जो दो पैरेलल लाइंस होते हैं, यहाँ पर हमारे पास AB है, AB इज़ पैरेलल टू DC। इनको हम बेस कहते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, इनको हम क्या कहते हैं? बेस। और जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों, इसको हम कहते हैं लेग्स। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर कि जो दो पैरेलल लाइन होते हैं हम उसको बेस कहते हैं, और जो नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं उसको हम लोग लेग्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए लेग आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो ये एक, अगर हम लोग इस लेग को कंसिडर करते हैं तो इसके एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल C एंड एंगल B, और ये क्या होंगे? हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमें दे रखा है 120 डिग्री, तो हमें मालूम क्या करना है? एंगल C। ठीक है, तो एंगल C हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो देखा आपने ये कितना आसान है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहता है कि एडजेसेंट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो आप डायरेक्टली एंगल C बिना पेन उठाए भी बता सकते। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक रोम्बस है और हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है X, Y एंड Z का। रोम्बस क्या कहता है? इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरा क्या कहता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जब यहाँ पर हम लोग बाइसेक्ट वर्ड का यूज किए, इट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। आई होप आप ऐसे ही आंसर बता सकते हो, मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट फिर भी मैं बताता हूँ। X क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? कितना हो जाएगा? 5, बिल्कुल सही। Y कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 12। और Z क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? 13। तो देखा, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ये दो डायगोनल है हमारे पास। ओके, इसको नाम दे देते हैं D1, इसको नाम दे देते हैं D2। तो D1 कितना है हमारे पास? 18। D2 कितना है हमारे पास? 24। रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। एक चीज़ और याद रखना आप, ये जो एरिया का फार्मूला होता है ना, ये बस रोम्बस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। आप ये सेम फार्मूला काइट के लिए भी यूज कर सकते हो और स्क्वायर के लिए भी। इट मीन्स काइट, स्क्वायर और रोम्बस तीनों का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। D1 का वैल्यू कितना है? 18। D2 का वैल्यू कितना है? 24। 2 से 24 कट गया, 12 हो गया। 18 इंटू 12 कितना हो जाता है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? X का वैल्यू निकाल दो। रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसे D1 नाम दे दें और इसे D2 दे दें, इट मीन्स D1 इक्वल टू D2, राइट, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं वैल्यू में। तो D1 कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1, और D2 कितना है हमारे पास? 2x प्लस 4। अब 3x माइनस 2x इक्वल टू 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? x, और ये कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे पास D1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 10, और D2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 10, राइट। तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अ काइट हैज़ डायगोनल्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ठीक है,
कोई बात नहीं, मालूम कर लेंगे। इसको नाम देते हैं D1, इसको नाम देते हैं D2, राइट। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि रोम्बस, काइट और स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं D1 हमारा 12 है और D2 हमारा 16 है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 12 इंटू 16। तो इसको 12 को 2 से काट करके 6 बना दो और 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर, राइट। कुछ करना ही नहीं है यार, बस क्वेश्चन देखो, आंसर दो, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेपीजियम हैज़ बेसिस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। बेस क्या होता है, दो पैरेलल लाइन। और यहाँ पर कौन सा दो लाइन पैरेलल है, AB एंड DC। तो ये हमारा बेस हो गया, जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। AB को नाम दे देते हैं बेस 1, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और DC को नाम देते हैं बेस 2, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इसकी एक हाइट भी दे रखा है हमें, जो कि है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब भी हाइट यूज हो ट्रेपीजियम में, इसका मतलब है कि ये जो दो पैरेलल लाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसका एरिया निकालो। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, राइट। बेस 1 कितना है हमारे पास 10, बेस 2 कितना है 6, हाइट कितना है 5। तो 10 प्लस 6 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 इंटू 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अ रोम्बस हैज साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो सारे भी 5 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। ये डायगोनल लेट से इट D1 और इसको नाम देते हैं D2 का। और मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर D1 के बारे में बात कर रहा है, D1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। हमारा D2 का वैल्यू कितना हो गया, ठीक है। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, राइट। और ये बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। अगर हमारे पास D1 यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारे पास 4, राइट, 4 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान से देखना आप यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है इसको नाम दे देते हैं ABO। ये जो ट्रायंगल है अपने पास ABO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, बेस। मान लेते हैं ये x है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की तरह कितना है 5 स्क्वायर, बेस कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर 4 है, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, राइट। अगर x का वैल्यू, ये वैल्यू 3 आता है तो अपना D2 कितना हो जाएगा 2x, राइट। तो इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, राइट। आई होप बच्चों आज के वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। And please do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Jai Hind, Jai Bharat.